वाले मुद्दे पर। तो देखिए, फेसबुक को जब मैंने सैम पिट्रोडा का इंटरव्यू लिया और अमेरिका जाने वाले थे राहुल गांधी, उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि क्या अमेरिका में कांग्रेस पार्टी फेसबुक को कोई चिट्ठी देगी, कोई रिप्रेजेंटेशन देगी कि वो भारत में नफरत का कारोबार बढ़ाता है। तो उस वक्त सैम पिट्रोडा जी ने जो जवाब दिया वो खैर, क्योंकि सैम पिट्रोडा जी बिल्कुल भारत की राजनीति से उतना वो वाकिफ नहीं है, वो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, जो अब इंडिया गठबंधन को समझ में आया, ये कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत अच्छा कदम है कि फेसबुक और जो मेटा कंपनी है जिसका व्हाट्सएप भी है, इनको और दूसरी सोशल मीडिया कंपनीज के नकेल कसना आवश्यक है। केवल ये सरकार के पक्ष और किसी एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं है राजीव जी, ये समाज को तोड़ रहे हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है कि दिल्ली के दंगों में फेसबुक का एक रोल था। आप देखिए कि व्हाट्सएप पे एक नंबर, एक ट्रक जिसका नंबर कोई राजस्थान की नंबर प्लेट है, और उस पे ये ट्वीट है, ये वो है जो ये लगातार चलता है कि साहब ये गाय काटने के लिए ले जा रहा है ट्रक। वो ट्रक व्हाट्सएप में 2014 से चल रहा है उसी नंबर का। पहलू खान समेत कितने लोगों की जानें चली गई इसी प्रकरण में। तो इस पे नकेल दुनिया की पार्लियामेंट्स में इसमें बात होती है, और फेसबुक हमारे यहाँ से 16,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाता है हर साल। पिछले साल की फिगर है ये, अभी तो बढ़ जाएगा। इतना जब रेवेन्यू कमाता है तो हमारे देश में वो इस तरीके से नफरत फैलाने का काम क्यों करता है? बहुत सारी डिटेल बातें हैं इसके बारे में, मैं बुशरा जी के शो में भी बात की थी। फेसबुक के 2 साइंटिस्ट निकले वहां से, डेटा साइंटिस्ट, और उन्होंने पोल खोली, किसी और की जरूरत नहीं है। सोफी जैंग और फ्रांसिस हेगन, ये 2 विसिल ब्लोअर वहां से निकली, उन्होंने पोल खोली कि किस तरीके से फेसबुक जो है वो भारत में समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। दूसरी बात की जो बात इलेक्शंस की है, देखिए जो शकील साहब बात कह रहे थे, ये इलेक्शन चाहे विधानसभा का हो या 2024 का, ये जाति जनगणना पर, जातिवार जनगणना पर रेफरेंडम होने जा रहा है। और ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की पोल खुलने जा रही है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग ने क्या किया, ओबीसी समाज जो कि 63% निकल कर आया बिहार की कास्ट जातिवार सर्वे में, और लगभग यही कमोबेश फिगर पूरे देश की होगी, ये एक छतरी के नीचे सारी जो पिछड़ी जातियां हैं वो आती हैं। बीजेपी क्या करती है, इनको एक छतरी के नीचे न लाने की बजाय सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अलग अलग जातियों के नेता खड़े करती है। उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है, वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। और स्थिति ये है कि जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि 90 में से 3 सेक्रेटरी, यही स्थिति सब जगह है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, चाहे जहां भी देख लीजिए। तो ये सामाजिक न्याय का मुद्दा पूरे 5 राज्यों के इलेक्शन में, कम से कम उत्तर भारत के 4 राज्यों के इलेक्शन में तो बहुत प्रमुखता से रहेगा, और इसी पे फैसला होना है। एक और घटना हुई है आज राजीव जी, जो आप कह रहे हैं बीजेपी की बड़ी टेंशन, ये टेंशन बढ़ने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को काफी खरी खोटी सुनाई, उन पे तंज भी कसा कि क्या लोकसभा के इलेक्शन तक का इंतजार कर रहे हैं फैसला लेने में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर की डेट तय कर दी है कि 17 अक्टूबर तक आप फैसला कर लें शिंदे गुट के बागी विधायकों के बारे में, शिवसेना के बाकी विधायकों के बारे में, और आप फैसला नहीं करेंगे तो हम फैसला कर देंगे। तो 17 अक्टूबर तक आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई करवट जो है वो आएगी। और जो इजराइल का मामला है,
मैं कहूँगा, जो मैं मीनू जी की बात सुन रहा था, मैं और भी चीज़ें देख रहा था, देखिए बहुत ही बचकाना और मैं कहूँगा कि राष्ट्रहित से परे मोदी जी का ट्वीट था। जो इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है वो उससे परे था। और अभी G20 खत्म हुआ है राजीव जी। G20 में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप ट्रेड कॉरिडोर बना है और वो ट्रेड कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के देशों से होकर जाएगा। उसको नुकसान पहुंचा दिया। जब अरब कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफिकेशन कल इशू किया। आप सोचिए कि आप ही ने बनाया अभी जो इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर बगैर मिडिल ईस्ट के कैसे बनेगा? और आप मिडिल ईस्ट को जो है नाराज करके कैसे चल सकते हो? तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था वो ट्वीट। और भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो फिलिस्तीन के साथ रही है और हमेशा से रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे 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 अब मिजोरम तक कैसे देखा जाए इस स्ट्रेटेजी को? जी, यही बात अभी शकील साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी अपनी पिच पे बीजेपी को ले आए हैं। बात मैं मिजोरम से शुरू करता हूँ। मिजोरम में MNF है। अब मिजो नेशनल फ्रंट, आपको याद होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो इंडिया गठबंधन के साथ थी, वो डबल इंजन। और अब वहां पे चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस वहां पे पिछली बार हार गई थी क्योंकि एक तीसरा वहां पे पॉलिटिकल फोर्स आ गई और वो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स तमाम छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन वहां बन गया। और उस गठबंधन ने जो जिसको कह रहे हैं जोराम पीपल्स मूवमेंट, तो इस जोराम पीपल्स मूवमेंट ने कांग्रेस को काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचाया। वरना कांग्रेस पिछली बार ही टक्कर देती, लेकिन वो कांग्रेस नंबर 3 पे चली गई वहां पे। अब इस बार देखते हैं कि वो जोराम फ्रंट कितना कारगर रहता है। जो जोराम पीपल्स मूवमेंट है, ZPM कह रहे हैं उसको, उस अलायंस को। तो ZPM अगर बहुत इफेक्टिव इस बार नहीं होता और अगर मणिपुर का रिफ्लेक्शन वहां होता है तो जाहिर बात है कि कांग्रेस को वहां पे एज है। दूसरा ये कि तेलंगाना में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो मोदी साहब ने खुद BRS को बी टीम कह दिया जाके वहां पे, और उसमें और वहां की स्थिति दूसरी ये भी है राजीव जी कि वहां कोई भी जीते, हालांकि है जब कांग्रेस की है टक्कर वहां पे मजबूत, लेकिन कोई भी जीते बीजेपी हारेगी। बीजेपी पिछली बार एक सीट थी वहां पे तेलंगाना में, 100% इंप्रूवमेंट करेंगे 2 हो जाएंगी। तो तेलंगाना को बीजेपी के स्कोर बोर्ड से अलग आप रख सकते हैं। मिजोरम को बीजेपी के स्कोर बोर्ड से आप अलग रख सकते हैं। MNF जीते या कांग्रेस जीते, वहां पे बीजेपी सीन में नहीं है। और MNF के बारे में बता चुका हूं कि वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के पक्ष में वोट दिया था। जिसकी भी सरकार दिल्ली में होगी वो उसके साथ जाएंगे। अब ये 3 राज्य हैं। इन 3 राज्य में राजस्थान केवल लगता है कि हाँ वहां पे एक कंटेस्ट है जिसमें कि अब जो सर्वे आ रहे हैं और आपका भी जो सर्वे था वो कांग्रेस को एज दे रहा है। मेरा सवाल एक दूसरा है कि वहां पे मान लीजिए कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा करने जा रहे हैं गहलोत साहब के खिलाफ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये दर्जन भर केंद्रीय मंत्री, 1.5 दर्जन केंद्रीय मंत्री और सांसद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव के मैदान में है। ये MPs और ये मिनिस्टर चुनाव अगर हार जाते हैं विधानसभा का, तो क्या ये लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे? ये सब हार जाएंगे। भाई इनकी तो चुनाव 2024 के चुनाव की घोषणा के पहले इनकी हार जो है मोदी साहब लिखवा रहे हैं। मुझे बड़ा ये अचंभा हो रहा है कि रणनीति क्या है। आप सोचिए कि ये हारे हुए विधायक की सीट से हारे हुए लोग मंत्री रह पाएंगे क्या? और मंत्री रहेंगे तो उनकी नैतिक आवाज कितनी होगी,
उनका नैतिक बल कितना होगा? उनका उनका सेक्रेटरी और ड्राइवर भी उनका नहीं उनकी बात सुनेगा। हारे हुए व्यक्ति कौन बात सुनता है? तो ये बड़ी अजीब स्थिति मोदी जी पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे जो सीनियर नेता हैं वो चुनाव के मैदान में है ही नहीं। इसलिए देखिए राहुल गांधी ने अपने रीजनल नेताओं को एस्टैब्लिश कर दिया है। कोई कंफ्यूजन चीफ मिनिस्टर के बारे में न मध्य प्रदेश में है, कोई कंफ्यूजन चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में न छत्तीसगढ़ में है, न राजस्थान में है। तो ये 3 बड़े राज्यों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी ने अपने सारे कैप्टन्स को बिठा दिया पेविलियन में और हारने के लिए भेज दिया मंत्रियों को और एमपीज को। ये बड़ी अजीब स्थिति होगी और मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति को योगी आदित्यनाथ बड़े गौर से देख रहे होंगे कि किस तरीके से उभरती हुई एक लीडरशिप को स्टेट की जो है मोदी साहब जड़ से खत्म कर दे रहे हैं। तो 2024 के हिसाब से आप देखिएगा तो मोदी साहब की जो ये धूनी रमाने की तस्वीरें आ रही हैं वो शायद जो भी संदेश दें, लेकिन लगता है कि जाना वहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि ये स्थितियां तो ऐसी ही बन रही हैं।